Hello everybody, welcome to the 15 minutes audit revision series। तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा जी, आज हम रिवाइज करने वाले हैं essay 705। तो वेलकम टू द सेशन। आज इस सेशन में हम करेंगे essay 705, राइट। तो अभी मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैडम आगे कौन से essays करवाओगी। तो बेटा essay 705 के बाद ये essay जो है 705 ये आपके ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर का essay है। तो इसके बाद हम essay 706, 701, essay 700, 710 एंड essay 299 जो आपके ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में ये सारे essays हैं, तो इनको हम essay 700 की सीरीज को सबसे पहले हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं essay 705 से। हो सकता है इस सेशन में हमें 15 मिनट भी ना लगे। इट्स अ वेरी सिंपल essay और झट से कभी भी आपको essay 705 रिवाइज करना हो तो इस वीडियो पे आ जाइएगा। चलिए जी बेटा जी, स्टार्ट करते हैं essay 705। ऑल राइट, essay 705 किसके ऊपर है बेटा? essay 705 है ऑडिटर जब अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करता है, राइट। देखो, दो तरह के ओपिनियन होते हैं, एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन, एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। जब सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है। पर ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब देता है और कौन सा ओपिनियन कब देगा, ये essay 705 हमें बताता है। तो चलिए रिवाइज करते हैं। तो बेटा essay 705 किस पर है? जब ऑडिटर अपना मॉडिफाइड ओपिनियन देता है। तो दो सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है। कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं? पहला सर्कमस्टांस, जब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ऑडिटर के हाथ में सबूत लग गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी बड़ी गलतियां हैं, ऑडिटर को सबूत मिल गए हैं। तो बेटा जी, अगर मिसस्टेटमेंट्स मटीरियल है पर परवेसिव नहीं है, मतलब मिसस्टेटमेंट्स मटीरियल है, बड़ी बड़ी है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन मिसस्टेटमेंट्स का इफेक्ट हर जगह नहीं आ रहा, तो ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देता है? क्वालिफाइड ओपिनियन। जब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिल गया है कि मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, परवेसिव मतलब इसका इफेक्ट हर जगह आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ऑडिटर कौन सा ओपिनियन दे देता है? एडवर्स ओपिनियन दे देता है। दूसरा सर्कमस्टांसेस क्या है बेटा जब ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है? व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, जब ऑडिटर पूरे सबूत इकट्ठे कर ही नहीं पा रहा है ये कंक्लूड करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है, ये आप कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ऑडिटर को सबूत ही नहीं मिल रहे, राइट। तो ऐसे केस में बेटा ऑडिटर अपना जजमेंट यूज करेगा। क्योंकि देखो, मिसस्टेटमेंट्स आपको डिटेक्ट हुए क्या, मतलब आपको ऑडिट एविडेंस मिल गए क्या? नहीं। ऑडिट एविडेंस मिले? नहीं मिले। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये गलतियां क्या है? अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, क्योंकि ऑडिटर गलतियों को तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, ऑडिटर को सबूत ही नहीं मिले। तो ऑडिटर बेटा अपना जजमेंट यूज करेगा और ऑडिटर के हिसाब से अगर ये अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटीरियल है पर परवेसिव नहीं है, तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। अगर ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से ये अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का पॉसिबल इफेक्ट मटीरियल भी है एंड परवेसिव भी है, तो ऑडिटर क्या दे देता है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देता है। तो बेसिकली जब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं, तो मतलब गलतियां डिटेक्ट ही नहीं हुई, तो ऑडिटर क्या यूज करेगा? अपना जजमेंट। तो जजमेंट के हिसाब से अगर ऑडिटर को लगता है कि इन गलतियों का पॉसिबल इफेक्ट मटीरियल बट नॉट परवेसिव, देन क्वालिफाइड ओपिनियन, मटीरियल एंड परवेसिव, देन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो इस तरह से ऑडिटर क्या देता है? अपना मॉडिफाइड ओपिनियन देता है। चलिए, अच्छा, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा essay 705 के हिसाब से? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिटर अप्रोप्रिएट मॉडिफाइड ओपिनियन दे। मतलब इन दोनों केसेस में जब ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, जब उसे सबूत मिल जाते हैं कि हाँ गलतियां है, तब भी वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है। जब ऑडिटर को सबूत नहीं भी मिलते तो भी वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है। तो कहता है दोनों ही सर्कमस्टांसेस में जब आप मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, essay 705 का ऑब्जेक्टिव है कि आप एक अप्रोप्रिएट मॉडिफाइड ओपिनियन दो। मतलब जहां क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, जहां एडवर्स देना है, जहां डिस्क्लेमर देना है, वहां वही ओपिनियन दिया जाए। तो essay 705 का ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर क्या दे? अप्रोप्रिएट मॉडिफाइड ओपिनियन दे। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी गुड। तीसरी चीज, विच ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट? कौन सा ओपिनियन देना अप्रोप्रिएट रहेगा?
क्वालिफाइड देना चाहिए कि एडवर्स देना चाहिए कि डिस्क्लेमर देना चाहिए, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? देखो, पहला तो इस चीज पे डिपेंड करता है किस वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है, मतलब क्या ऑडिटर को सबूत मिल गए हैं, क्या ऑडिटर को सबूत मिल गए हैं या नहीं मिले हैं। क्योंकि अगर सबूत मिल गए हैं तो या तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या एडवर्स ओपिनियन देगा। अगर उसे सबूत नहीं मिले हैं तो या तो वो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर देगा। तो कौन सा ओपिनियन देगा, सबसे पहले ये किस पे डिपेंड करता है, किस वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है। मतलब क्या सबूत मिल गए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, या फिर ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दोनों सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, कौन सा ओपिनियन देगा ये किस पे डिपेंड करता है। तो कहता है कौन सा ओपिनियन देगा, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है किस वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है। क्या सबूत मिल गए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, या फिर ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, राइट। एंड दूसरा डिपेंड करता है ऑन परवेसिवनेस, क्योंकि अगर परवेसिव है मान लो तो या तो वो हो सकता है एडवर्स दे, परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड दे। तो ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट परवेसिवनेस, परवेसिवनेस मतलब पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, मिसस्टेटमेंट्स का क्या इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कौन सा ओपिनियन अप्रोप्रिएट रहेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे, किस वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है, एंड दूसरा ऑडिटर का क्या जजमेंट है अबाउट परवेसिवनेस, राइट। चलिए, दैट इज द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेरी वेरी गुड। ओके, कभी कभी बेटा ऑडिटर सबूत क्यों नहीं इकट्ठे कर पाता। मैडम आप कह रही हो ऑडिटर को सबूत नहीं मिले, क्यों? कभी कभी मैनेजमेंट आपके काम पे लिमिटेशन लगा देता है। जैसे मैनेजमेंट आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो मैनेजमेंट अगर आपके काम पे लिमिटेशन लगाए, राइट, तो ऑडिटर ऐसे केस में क्या करेगा। अगर ऑडिटर ने ऑलरेडी मान लो ऑडिट एक्सेप्ट कर ली है, ऑडिटर ने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली है, अब ऑडिटर के काम पे मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे। आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, ऑडिटर काम चालू कर दिया, अब मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रही है। अब ऑडिटर क्या करेगा, कहता है ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा, किसको, मैनेजमेंट को। ऑडिटर जाके रिक्वेस्ट करेगा, मैनेजमेंट यार लिमिटेशंस हटा दीजिए। अगर मैनेजमेंट लिमिटेशंस हटा दे तब तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिटर अपनी ऑडिट करता रहेगा। पर अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे कि नहीं हम लिमिटेशंस नहीं हटाएंगे, तो आप क्या करोगे, आप इस बात को कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी को, टॉप लेवल के लोगों को कम्युनिकेट करोगे, एंड ऑडिटर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा। अब मैनेजमेंट लिमिटेशंस तो हटा नहीं रहे, तो ऑडिटर क्या करेगा, इस बात को टॉप लेवल को कम्युनिकेट करेगा और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेगा। बट बेटा अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करके उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत नहीं मिल रहे, मैनेजमेंट भी लिमिटेशन नहीं हटा रहा और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी आपको अप्रोप्रिएट सबूत नहीं मिल रहे, और ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है इनका इफेक्ट मटीरियल तो है पर परवेसिव नहीं है, तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा। ऑडिटर को लगता है अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट मटीरियल भी है एंड परवेसिव भी है, तो ऑडिटर क्या करेगा, अगर लॉ परमिट करता है पहले तो विड्रॉ करेगा, और अगर वो विड्रॉ नहीं कर सकता तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा। मतलब मैनेजमेंट अगर लिमिटेशन हटा दे तो बल्ले बल्ले, लिमिटेशन ना हटाए तो आप टॉप लेवल को कम्युनिकेट करो और कुछ ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करो ताकि सबूत मिले। पर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करके भी सबूत नहीं मिलते, तो आपके हिसाब से, ऑडिटर के हिसाब से, अगर अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटीरियल है पर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड। मटीरियल एंड परवेसिव दोनों है तो या तो ऑडिटर पहले अगर लॉ परमिट करेगा तो विड्रॉ ही कर लेगा कि भाई हमसे, मैं नहीं कर रहा ऐसा काम। अगर वो विड्रॉ नहीं कर सकता तो वो डिस्क्लेमर दे देगा। तो ये हो गया आपका SA 705। इसके साथ मैं आपको एक और चीज करवाने वाली हूं। क्या मैडम, इधर आइएगा। कभी कभी इसके ऊपर भी सवाल आता है। सारे बच्चे इधर आओ। आप लोग को ये बात पता है क्या, ओपिनियन के नीचे कौन सा पैराग्राफ होता है, बेसिस फॉर ओपिनियन। पता है क्या मैडम? हमें पता है, ऑफ कोर्स पता है। ओपिनियन के पैराग्राफ के नीचे कौन सा पैराग्राफ होता है, बेसिस फॉर ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन में आप 4 चीजें लिखते हो। मतलब ऑडिटर अपना ओपिनियन का पैराग्राफ के नीचे कौन सा पैराग्राफ आता है, बेसिस फॉर ओपिनियन, कि आपने जो ऊपर ओपिनियन दिया है उसका बेसिस क्या है, तो आप बेसिस लिखते हो। बेसिस फॉर ओपिनियन में आप 4 चीजें और लिखते हो। क्या है? अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आप ये मेमोरी टेक्निक जानते होंगे, RISC। 4 चीजें और लिखते हो। क्या? ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ का रेफरेंस देता है। ऑडिटर बताता है कि वो इंडिपेंडेंट था ऑफ द एंटिटी, उसने इंडिपेंडेंटली काम किया, एसेज के हिसाब से काम किया।
और क्या उसे एविडेंस मिले कि नहीं टू फॉर्म एन ओपिनियन, क्या उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, स्टेट ऑडिटर स्टेट करता है वेदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन रिसीव्ड, उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगी नहीं टू फॉर्म एन ओपिनियन। तो ये चार चीजें ऑडिटर क्या करता है, बेसिस के पैराग्राफ में लिखता है। RISC, मेरे हिसाब से मैंने मेरी क्लास में मेमोरी टेक्निक दिया RISC, आप जहां से भी पढ़े हो या सेल्फ भी पढ़े हो, आपने अपना कोई मेमोरी टेक्निक बनाया होगा। RISC ऑडिटर बोलता है मैं इंडिपेंडेंट था, एसेज के हिसाब से ऑडिट किया, स्टेट करता है वेदर उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं कि नहीं टू फॉर्म एन ओपिनियन, एंड ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ का रेफरेंस देता है। यहां पे एक कैच है, जब ऑडिटर बेटा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है, ऑडिटर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है और ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है, तो बेटा ऑडिटर के बेसिस के पैराग्राफ में RISC में ऑडिटर R और E, दैट इज ऑडिटर ना तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ का रेफरेंस देगा, ना ही वो ये स्टेट करेगा कि क्या उसे एविडेंस मिले कि नहीं। अरे एविडेंस नहीं मिले तभी तो मैंने डिस्क्लेमर दिया है ना, मुझे पूरे एविडेंस नहीं मिले तो ही तो ऑडिटर डिस्क्लेमर दे रहा है। ऑडिटर डिस्क्लेमर कब देता है, जब उसे सफिशिएंट एविडेंस मिल ही नहीं रहे हैं टू कंक्लूड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, इसको कंक्लूड करने के लिए तुम्हें सबूत ही नहीं मिले, तभी तो तुम डिस्क्लेमर दे रहे हो। तो कहता है ऑडिटर जब भी डिस्क्लेमर देगा तो बेसिस के पैराग्राफ में R और E नहीं लिखेगा, दैट इज ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ का ऑडिट रिपोर्ट में जहां पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है ऑडिटर ने, उसका रेफरेंस नहीं देता है, एंड ऑडिटर ये वाला भी नहीं लिखता है कि क्या उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले कि नहीं टू फॉर्म एन ओपिनियन। तो आप सिर्फ I और S लिखोगे बेसिस के पैराग्राफ में, क्या कि ऑडिटर वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी एंड ऑडिटर ने ऑडिट को एसेज के हिसाब से किया। आप R और E नहीं लिखते हो। तो कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आ सकता है जो बोल सकता है कि ऑडिटर डिस्क्लेमर दे रहा है ओपिनियन के पैराग्राफ में, आप बेसिस के पैराग्राफ में बताओ ऑडिटर क्या लिखेगा। तो ऑडिटर R और E नहीं लिखता, मतलब ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे भी उसने ऑडिट रिपोर्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है उस सेक्शन का रेफरेंस नहीं देता, एंड उसके अलावा ऑडिटर ये स्टेट नहीं करता कि उसे सबूत मिले कि नहीं, वो उसको ऑफकोर्स नहीं मिले तभी तो डिस्क्लेमर दे रहा है, राइट। तो ये था बेटा आपका ऐसे 705। आई होप ये ऐसे कभी भी आप देखो इस ऐसे को, आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये रिविजनरी सेशन सीरीज है बेटा, इसमें मैं ये अज्यूम करके चल रही हूं कि एक बार आपने ये एसेस पढ़े हुए हैं। ये एक रिविजनरी सीरीज है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे रेगुलर क्लासेस में आके डिटेल में इन एसेस को पढ़ सकते हो, राइट। और राइट, तो आई होप आपको इस सेशन में मेरे साथ पढ़कर मजा आया, एंड ऐसे ही हम रोज नए नए एसेस पढ़ेंगे और आप मेरे साथ नए नए एसेस को रिवाइज करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज आपके कमेंट्स मुझे encouragement देते हैं टू पोस्ट न्यू वीडियो एवरी डे। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो, एंड ऑडिट मतलब दीपिका राठी। चलिए, डोंट वरी एट ऑल, आई एम हियर फॉर यू एंड आई विल कीप गाइडिंग यू, डोंट वरी, एंड आई विल कीप हेल्पिंग यू टिल योर एग्जाम्स। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।